Hello everyone. So in this session we will discuss the economy, current affairs, and here we are going to cover 1 year current affair. तो पूरे एक साल के करंट अफेयर हम करेंगे और हमारा टारगेट होगा प्रीलिम्स 2025. ओके. और देखिए हमने जो करंट अफेयर्स यहाँ बनाए हैं, यहाँ पे मेरा स्पेसिफिक फोकस रहा है डी क्लटरिंग पे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास मैगजीन है, हमारे पास डेली न्यूज़पेपर नोट्स हैं, बट दे आर टू मच क्लटर्ड, है ना. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए जो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हमने हटा दिया है. ठीक है. सेकंड, आई हैव केप्ट इट थीमेटिक. थीमेटिक का मतलब है कि जो एक टॉपिक पे पूरे साल में करंट अफेयर्स आए उसको मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया. ओके. फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है. तो आज हम फाइनेंशियल मार्केट में सेबी के बारे में डिस्कस करेंगे. थर्ड इज दैट दीज आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. ठीक है. देखिए डीक्लटर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें स्टैटिक पार्ट डिस्कस नहीं करूंगा. ओके. ये कंप्लीटली स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन स्टॉप सॉल्यूशन है. दिस इज माय प्रॉमिस. ओके. सो लेट्स डिस्कस. एंड फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स पार्ट 1. बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में मैं और भी लेक्चर्स लेके आऊँगा, और यहाँ पर जो मेरा पार्ट 1 है वो टोटल 15 टॉपिक्स में डील करेगा. तो पहला हमारा टॉपिक होगा द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द रोल ऑफ सेबी, जो कि बेसिक क्लैरिटी देगा आपको अबाउट द सेबी. एंड देन वी विल डिस्कस द टॉपिक्स लाइक फ्रंट रनिंग, pump and dump scheme, SEBI norms regarding financial influencers, collocation, margin trading, F&O rules. Okay. And then T+0 settlement cycle, new asset class for the PMS, then foreign venture capital rules, overseas investment proposal for Indian mutual funds, NSE authorized capital increase, investment education and protection fund authority, and other initiatives with the SEBI. And also in the last we will discuss about the committee for clearing corporation. ठीक है. तो टोटल 15 टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. देखिए अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें 2024, 2023, 2022, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका उभर के आया है वो है फाइनेंशियल मार्केट्स. ओके. तो फाइनेंशियल मार्केट्स में हमारे जो भी टॉपिक्स हैं और स्पेशली जो करंट अफेयर्स में वो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. सो देयर इज अ चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स. ओके. तो फाइनेंशियल मार्केट्स हैज टू कंपोनेंट्स, द मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट. ओके. मनी मार्केट मीन्स द मार्केट विच डील्स इन द फंड्स अप टू द ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स. यानी कि ये जो मार्केट है ये शॉर्ट टर्म फंड्स को डील करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक्स और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट लोन थ्रू ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड. ठीक है. तो यानी कि जो 12 मंथ तक के आपके फंड्स हैं वो आपकी मनी मार्केट में डील होते हैं. ओके. एंड दिस मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके. ठीक है जी. और मैं बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा और वो क्वेश्चंस के आंसर आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. ओके. जिससे कि आपके लिए भी और थोड़ा ये लेक्चर आप अटेंटिव होकर सुन सको. ठीक है. अब आता है सेकंड कंपोनेंट कैपिटल मार्केट. तो देखिए कैपिटल मार्केट जो है वो मोर देन 12 मंथ्स फंड से डील करता है. ओके. दैट मीन्स दीज आर लॉन्ग टर्म फंड्स. लॉन्ग टर्म फंड्स में यहां पे फॉर एग्जांपल द इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स. ओके. तो बेसिकली यहां पर जो कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल रेज करना चाहती हैं या लॉन्ग टर्म के लिए डिबेंचर या बॉन्ड के थ्रू लोन रेज करना चाहती हैं या कोई प्लेयर डेरिवेटिव में ऑपरेट करना चाहता है तो वो कैपिटल मार्केट में ऑपरेट कर सकता है. ओके. और देखिए मनी मार्केट में हमने देखा कि RBI इज द रेगुलेटर, और कैपिटल मार्केट में जो रेगुलेटर है वो है सेबी. सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके.
और देखिए जो सेबी है, अगर हम सेबी की हिस्ट्री की बात करें तो इनिशियली दिस वाज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब है कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन से इसको इस्टेब्लिश किया था, ओके। बट लेटर ऑन आफ्टर 1992 ड्यू टू द हर्षद मेहता स्कैम दिस बिकेम द स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि देयर वाज ए स्पेशल लेजिस्लेशन, द सेबी एक्ट, एंड दिस एक्ट वाज पास्ड एंड एज पर दिस एक्ट दिस अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो सेबी इज ए statutory body, it is a statutory authority. And what is the purpose of SEBI? What is the agenda of SEBI? तो SEBI का purpose है to develop the capital markets in a systematic manner, okay, and also to facilitate the level playing field by all the stakeholders. ठीक है, देखिए कौन कौन से stakeholders हैं। अगर हम कैपिटल मार्केट में stakeholders की बात करें तो यहां पर इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पेंशन फंड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रूल सेट करना, और इसके अलावा और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए रूल डिसाइड करना, और या फिर क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो कि पूरे ट्रांजेक्शन को क्लियर कराते हैं, उनके लिए रूल सेट करना। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कैपिटल मार्केट में डील करते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस, वो सारे इंडिविजुअल्स आपके सेबी द्वारा रेगुलेट होते हैं, ओके। नाउ अब देखिए हमारे सारे टॉपिक सेबी के ऊपर बेस्ड हैं, इसलिए मैंने सेबी के बारे में आपको हल्का सा हिंट दिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट फ्यू इयर्स में आवर स्टॉक मार्केट इंडिकेटर्स गोइंग अप एंड अप, ओके। आपने सुना होगा कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, एनएसई बढ़ रहा है, हालांकि अभी पिछले 2 महीने में 3 महीने में तो डाउन हुआ है, लेकिन पिछले कई सालों में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट बहुत फास्टली ग्रो कर रहा था। तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो जब छोटे छोटे इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनकी हार्ड अर्न मनी होती है, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट किया जाए, सही जानकारी के साथ इन्वेस्ट किया जाए, और उसका कहीं से भी किसी भी तरह से कोई मिसयूज ना हो सके, इस चीज को इंश्योर करने के लिए सेबी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। और काफी सारी तरह के फ्रॉड देखने को मिलते हैं मार्केट में, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा होता है, तो पैसे के साथ में ग्रीड भी आती है, और ग्रीड के टाइम पे कुछ जो इल इंटेंशन इंडिविजुअल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बहुत सारे फ्रॉड्स, बहुत सारे शॉर्टकट्स और बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज भी करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह की कुछ इलीगल एक्टिविटीज से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जो कि करंट अफेयर्स में रही हैं। ठीक है, तो देखिए हालांकि मेरा जो फोकस है वो लेक्चर को बहुत ही एक थीमेटिक इंटरेस्टिंग बनाने में है, लेकिन साथ साथ में मैंने एग्जाम ओरिएंटेशन को ध्यान में रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इलीगल एक्ट आता है वो है फ्रंट रनिंग। ठीक है जी, तो फ्रंट रनिंग क्या होता है, फ्रंट रनिंग किस तरह से ऑपरेट करता है वो हम समझते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपके स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स होते हैं, दे ऑपरेट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स इनके होते हैं जैसे कि इन्वेस्टर्स, ओके। सो स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स दे बेसिकली सपोर्ट द क्लाइंट्स। स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स जो होते हैं वो क्लाइंट्स को सपोर्ट करते हैं, और नॉर्मली होता यह है कि जो क्लाइंट्स हैं वो उनको ऑर्डर्स के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप हमारा ये ऑर्डर प्लेस कीजिए, ओके। और स्टॉक मार्केट ब्रोकर जो हैं वो क्लाइंट के बिहाफ पे क्लाइंट के अकाउंट से ऑर्डर को प्लेस करते हैं, यानी कि उनको सपोज कोई शेयर परचेज करना है क्लाइंट को, तो क्लाइंट जो है वो स्टॉक मार्केट ब्रोकर को बताएगा कि आप हमारे बिहाफ पे ये शेयर्स परचेज कर लीजिए। ठीक है, या फिर इनको कोई अपने शेयर्स को सेल करना है, तो स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स को उनको बोला जाएगा कि आप हमारे शेयर्स को सेल कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर जो स्टॉक मार्केट ब्रोकर है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। इनका प्रोफेशनल एथिक्स कहता है कि इनको इनके क्लाइंट से जो भी जानकारी मिल रही है वो जानकारी को किसी भी तरह से मिसयूज ना किया जाए। ठीक है, लेकिन
जो स्टॉक मार्केट ब्रोकर है ये थोड़े से ग्रीड में आकर के इस इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल गेन के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम समझते हैं इस चीज को। अब सपोज क्लाइंट मिस्टर ए है, क्लाइंट ने ब्रोकर को ऑर्डर दिया कि आप हमारे बिहाफ पे 5 लाख शेयर्स खरीद लीजिए ऑफ कंपनी एबीसी। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट ब्रोकर को यह जानकारी मिल गई कि मिस्टर ए जो है वो 5 लाख शेयर्स खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट ब्रोकर उन्हीं के एजेंट है तो ये ही खरीदेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर 5 लाख शेयर किसी कंपनी के परचेज किए जाएंगे तो यानी कि जो एबीसी कंपनी के शेयर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई तो एज इट इज रहेगी। जो स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर्स हैं वो एज इट इज हैं। अब जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, इनका प्राइस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यानी कि एक चीज स्टॉक ब्रोकर को पता है कि जैसे ही 5 लाख शेयर्स का मैं ऑर्डर डालूंगा और जैसे ही ये मार्केट में जाएगा और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो वैसे ही इस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टॉक ब्रोकर साहब क्या करते हैं, ये एबीसी कंपनी के शेयर्स खुद खरीद लेते हैं। ये ऑर्डर को पहले रोक देते हैं, ये ऑर्डर को लेंगे लेकिन उसको 1 मिनट 2 मिनट के लिए रोक देंगे, और उससे पहले वो अपने अकाउंट से या अपने किसी जानकार के अकाउंट से एबीसी कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेंगे, सस्ते में बाय कर लेंगे, क्योंकि जो भी मार्केट प्राइस होगा वो एक सर्टेन मार्केट प्राइस चल रहा होगा बिफोर दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसके बाद में ये ट्रांजेक्शन डालेंगे तो जैसे ही मार्केट में प्राइस अप होगा, चाहे वो 5% हो, 10% हो, 20% हो, 2% हो, जितना भी हो, जैसे ही मार्केट में प्राइस अप होगा तो ये क्या करेंगे, जो शेयर्स इन्होंने खरीदे थे स्टॉक ब्रोकर ने, उन शेयर्स को तुरंत सेल कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके और प्रॉफिट जनरेट कर लिया। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है फ्रंट रनिंग। इसको हम कहते हैं फ्रंट रनिंग। ठीक है, यानी कि जो ब्रोकर है वो अपने क्लाइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ के खेल रहा है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या ये एक्टिविटी लीगल है? नहीं है लीगल, ये इलीगल है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और इससे कहीं ना कहीं जो मार्केट में लोगों का ट्रस्ट है वो कम होगा, वो ब्रोकर्स के पास नहीं जाएंगे, और अगर ये ट्रस्ट कम होता है तो क्या हमारी मार्केट्स डेवलप हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। देखिए, एक चीज हमें समझनी होगी, अगर हम बात करें इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट और वेस्टर्न स्टॉक मार्केट्स, तो इंडिया में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली स्मॉल इन्वेस्टर्स, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम है। वो अभी स्टॉक मार्केट को बहुत पॉजिटिव नजरों से नहीं देखते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स, फ्रॉड्स, लॉसेस होते हैं। ठीक है, और जब तक हमारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट को अच्छे से नहीं देखेंगे, उनको उनके माइंड में पॉजिटिव इमेज नहीं आएगी, तब तक वो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर वो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जो हमारी कंपनीज हैं, जो हमारा बिजनेस हैं, उनको पैसा नहीं मिलेगा, और अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट, हमारा प्रोडक्शन, हमारे जीडीपी, हमारा टैक्सेशन, सब चीजें कम रहेंगी। ठीक है, तो हमें एक ऐसा साइकिल क्रिएट करना है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, मीडियम इन्वेस्टर्स हैं, बिग इन्वेस्टर्स हैं, सब लोग जाकर के और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो कि हमारे बिजनेस को, हमारी इकोनॉमी को, हमारी जीडीपी को ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली इलीगल एक्टिविटी है, और इसी से संबंधित एक और एक्टिविटी होती है जो कि सिमिलर होती है लेकिन डिफरेंट है, जिसको हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, तो एक बात तो ये सुन लीजिए कि ये जो पीपीटी है ये आपके लिए है, ये पीपीटी आपको शेयर की जाएगी। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप साथ में पेपर एंड पेन लेके बैठिए, खुद से लिखते रहिए, जितना हो सकता है लिखते रहिए, और नहीं लिख पाओगे तो ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। इस पीपीटी को यूज करके आप बाद में नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग जो होता है, इन केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग देयर इज सम इनसाइडर यानी कि सपोज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी,
सपोज कोई कंपनी XYZ है और ये एम्प्लॉय है और ये सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब इनको पता है कि कंपनी XYZ के अभी रिजल्ट्स पब्लिश होने हैं और जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वहां पर प्रॉफिट आने वाला है, और जैसे ही प्रॉफिट इनका अनाउंस होगा स्टॉक मार्केट में वैसे ही प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय हैं ये अपने रिलेटिव को टिप देते हैं, अपने रिलेटिव को कहते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, या वो अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे अपनी ही कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेते हैं। और जैसे ही ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो जैसे ही ये आपकी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है वैसे ही ये उन शेयर्स को सेल कर देते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी इलीगल एक्टिविटी है, ये भी प्रोहिबिटेड है, और सेबी ने इसको लेकर के काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी इज कि यहां पर दोनों ही केसेस में एक इंफॉर्मेशन को यूज करके और वो प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है, दोनों ही इलीगल है, अनएथिकल है और सेबी में प्रोहिबिटेड है। और डिफरेंसेस क्या है कि फ्रंट रनिंग वाले केस में जो ब्रोकर है वो अपनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को यूज करके खुद प्रॉफिट कमा रहा है, और इनसाइडर ट्रेडिंग में जो एक इनसाइडर है, कंपनी का एम्प्लॉय है या कंपनी का कोई इनसाइडर स्टेक होल्डर है, वो कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को यूज करके और वो खुद प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन काफी सिमिलैरिटीज भी हैं। ओके फाइन, तो जो चीज मैंने अभी डिस्कस की थी उसी को मैंने यहां पर लैंग्वेज में लिख भी दिया है, आप इसको बाद में देख लीजिएगा। अब इसके अलावा आपकी बहुत फेमस स्कीम जो कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको बेवकूफ बनाने के लिए यूज की जाती है, वो है पंप एंड डंप स्कीम। नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर क्या होता है कि काफी सारे टेलीग्राम चैनल्स बने हुए हैं आजकल, काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और काफी सारे यूट्यूब चैनल्स भी बने हुए हैं। तो जितने भी ये के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म को यूज करके और कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ एजेंसीज वो कुछ एक हाइप क्रिएट करते हैं। हाइप क्रिएट करते हैं जैसे कि कंपनी एक्स के शेयर्स के बारे में वो जानकारी फैलाएंगे कि जो प्राइसेस हैं दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। ठीक है, एक हाइप क्रिएट की जाती है कि कंपनी एक्स के शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ओके, इसको लेकर के वो अपने रिकमेंडेशंस निकालेंगे, अपने फ्यूचर एस्टिमेट्स निकालेंगे और टारगेट देंगे। ठीक है, तो वो कहेंगे कि देखिए आज कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और विद इन 3 मंथ ये पैसा आपका डबल हो जाएगा, यानी कि प्राइस जो है 200 रुपए होने वाला है। वो कुछ इंफॉर्मेशन दे देंगे कि यहां पर मैनेजमेंट चेंज होने वाला है, इनका नया ऑर्डर बुक होने वाला है। ठीक है, तो देखिए जो इन्वेस्टर है वो मार्केट में पैसा कमाने के लिए है, और हर एक इंसान के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, वो है ग्रीड, लालच। तो स्टॉक मार्केट में लोग जाते हैं ये सोच के कि हम कुछ महीनों में, कुछ सालों में अपने पैसे को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स कर लेंगे, और जैसे ही ये लोग इस तरह की खबरें सुनते हैं वो अपना पैसा डालना शुरू करते हैं, वो शेयर्स को बाय करना शुरू करते हैं। अब कुछ लोग शेयर्स को बाय करना शुरू करते हैं, और ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने ये वर्क स्टार्ट किया, जिन्होंने ये जानकारी फैलाई, वो लोग भी अपने शेयर्स बाय करना शुरू कर देते हैं। वो लोग भी सस्ते में शेयर्स को बाय करते हैं जिससे कि प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। अब जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो लोग स्टार्टिंग में शेयर्स बाय कर रहे थे उनको तो प्रॉफिट होने लगा, तो उन्होंने बोला कि यार बात तो सही है, प्रॉफिट होने लगा हमें। तो वो लोग और जगह जाके कहते हैं कि देखो ये शेयर खरीद लो, यहां पर मुझे भी प्रॉफिट हो गया, आप भी पैसा कमा लोगे।
इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग शेयर्स को खरीदते चले जाते हैं, मास बाइंग होती है, और जैसे डिमांड ये बढ़ती है इस तरह से, वैसे प्राइसेस शूट कर जाते हैं। और जब प्राइस एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जिसके बियॉन्ड बहुत ही अनसस्टेनेबल है जाना, तो ये लोग जो आपके ये एजेंसीज होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उन अपने शेयर्स को तुरंत सेल कर देते हैं। और जैसे ये शेयर्स सेल करते हैं वैसे ही प्राइसेस डाउन आने लगते हैं, और जैसे ही प्राइस डाउन आने लगते हैं बाकी इन्वेस्टर्स वो भी चिंतित हो जाते हैं, दे ऑल्सो बिकम वरीड। और जैसे ही वो अपने शेयर्स को सेल करना शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैनिक सेल, यानी कि पैनिक में वो अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं कि भाई प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, लॉस नहीं होने देंगे। तो वैसे ही वो सब लोग अपने शेयर्स को तुरंत से एक रातों रात का मतलब है कि ऑन द स्पॉट अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं, और वैसे ही ये शेयर का जो प्राइस है वो एकदम बॉटम पे आके और बहुत सारे लोगों को लॉसेस देकर के निकल जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पंप एंड डंप स्कीम। ओके, तो इट इज अ टाइप ऑफ मैनिपुलेशन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग द प्राइस ऑफ स्टॉक थ्रू फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ओनली टू सेल द स्टॉक एट द इन्फ्लेटेड प्राइस। ठीक है, तो आर्टिफिशियली प्राइस को इन्फ्लेट करना और फॉल्स इंफॉर्मेशन के थ्रू इन्फ्लेट करना, जिससे कि बाद में उसको सेल करके और इन्फ्लेटेड प्राइस पर वो प्रॉफिट कमा सके, राइट, एंड लीव द इन्वेस्टर्स विद सिग्निफिकेंट लॉसेस। जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे हमने बताया था कि देखिए मार्केट में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, और अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो मार्केट ग्रो नहीं करेगी, पैसा नहीं होगा, और अगर हमारे बिजनेस के पास पैसा नहीं होगा तो हमारी कंट्री ग्रो नहीं करेगी। इसलिए सेबी को इस तरह की चीजों पे बैन लगाना पड़ता है। अच्छा, ये प्रोलिफरेट क्यों कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज प्रोलिफरेट क्यों कर रही हैं? सबसे पहले तो सोशल मीडिया की जो रीच है दैट इज वेरी हाई। सेकंड, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को जानकारी नहीं है कि भाई शेयर्स जो है ना वो इस तरह से खरीदे बेचे नहीं जाते। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीड, और फोर्थ हम कह सकते हैं लूप होल्स इन द रेगुलेशंस। लूप होल्स इन द रेगुलेशंस, इसकी हम बात करेंगे अभी हम नेक्स्ट न्यूज यही पढ़ने वाले हैं फिन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, काफी सारे यूट्यूब चैनल, काफी सारे वीडियो यूट्यूबर्स, वो अपनी रिसर्च करते हैं और रिसर्च के नाम पे वो कुछ शेयर्स को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो लूप होल्स है हमारे सिस्टम में, वो लूप होल्स की वजह से भी ये सब चीजें होती हैं। ओके, कैसे अवॉइड करें, हाउ टू अवॉइड दिस? देखिए, सबसे पहले है कि प्लीज अंडरस्टैंड द मार्केट। ओके, और अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मार्केट के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आपको कंपनी का एनालिसिस करना होगा, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना होगा, आपको कंपनी की हिस्ट्री का एनालिसिस करना होगा, मैनेजमेंट का एनालिसिस करना होगा, फ्यूचर क्या है उसको एनालिसिस करना होगा, और इन सब के लिए एक्सपर्ट्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स आर द प्रोफेशनल एजेंसीज who deal in the systematic investment in the markets। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज को अवॉइड करने के लिए जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, अनअवेयर लोग हैं, या आप लोग भी अगर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाइए, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनका ये काम रात दिन का है। ओके, तो मैंने बताया था कि एक हमारा एक लूप होल है रेगुलेशन में। इस लूप होल को यूज करते हुए काफी सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जनरेट हुए। आपने देखा होगा यूट्यूब पर, आप जाएंगे तो आपके पास वीडियोस आएंगे कि मैंने 3 महीने में पैसा 3 गुना किया, मैं लखपति से अरबपति बना। तो इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं, इसमें से एक यूट्यूबर फेमस है बाप ऑफ चार्ट्स, और भी बहुत सारे हैं। तो ये लोग क्या है कि देखिए, जो कैपिटल मार्केट्स है वो काफी सेंसिटिव मार्केट है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है,
और वहाँ पर काफ़ी स्मॉल इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है। तो सेबी ने वहाँ पर बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं। एक रूल ये भी है कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में एडवाइस देना चाहता है तो उनको सेबी में रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर कोई भी अपने क्लाइंट को एडवाइस देना चाहता है ऑफिशियली अनऑफिशियली कैसे भी करके, पब्लिकली भी अगर वो किसी शेयर्स के बारे में बताना चाहते हैं तो उनको अपने आप को सेबी में रजिस्टर कराना होगा। इसलिए हम इनको कहते हैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। ठीक है। अब ये जो यूट्यूबर्स हैं ये क्या करते हैं, ये कहते तो हैं कि हम सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो बातों बातों में आपको कन्विंस कर देते हैं कि जिस कंपनी का वो एनालिसिस कर रहे हैं वो कंपनी बेस्ट कंपनी है, और आपको भी नहीं पता चलता कि आप उनकी बातों में उनके बिना फोर्स किए आप उनकी बात से कन्विंस हो गए। ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस ये बनाएंगे, उसके बाद ये बोलेंगे कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, आपसे फीस चार्ज करेंगे, आपको कोर्स ज्वाइन करवाएंगे, और ये कोर्स की फीस बहुत कम रखेंगे जिससे कि आप कोर्स ज्वाइन करने में ज्यादा ना सोचो। जब आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो धीरे धीरे ये आपको एक सेट ऑफ स्टॉक्स में कन्विंस करेंगे और आपके पैसे को ये लोग धीरे धीरे मैनेज करना शुरू कर देंगे। ये बोलेंगे कि ठीक है आप 1 लाख रुपए डाल दीजिए, आप 5 लाख रुपए डाल दीजिए, हम आपके पैसे को मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हुई अवेयरनेस को लेकर के, एनालिसिस को लेकर के, और एंडिंग हुई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को लेकर के। तो ये बहुत बल्क में पैसा लोगों से लेते हैं, कई करोड़ रुपए इन्होंने कस्टमर से निकाला, और छोटे छोटे कस्टमर से इन्होंने इकट्ठा करके 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ इस तरह से बहुत सारी कंपनियां बना करके इन्होंने बहुत सारे लोगों को कन्विंस किया, और स्टॉक रिकमेंडेशंस के थ्रू इन्होंने इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग कंपनीज बनाई, और वहां से एजुकेशन के नाम पे इन्होंने लोगों से पैसा मैनेज किया। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, मैंने आपको बताया था अभी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड भी प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो इन यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए, आप जब आप अपना एनालिसिस करोगे, वीडियो बनाओगे, तो हमारे बारे में बता देना, हमें एंडोर्स कर देना, जिसे हम कहते हैं पेड एंडोर्समेंट। अब पेड एंडोर्समेंट जब होगी तो एक पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा हो, तो फ्यूचर में जाके उस म्यूचुअल फंड के प्राइसेस भी डाउन आ सकते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी ये अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज हैं, जहां पर स्टॉक रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग बिजनेस हो रहा है फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम पे, या फिर पेड एंडोर्समेंट हो रहा है म्यूचुअल फंड्स का, ये एक ग्रे एरिया था जिसको सेबी ने अब प्लग कर दिया है। तो सेबी ने क्या किया है, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसमें जैसे नासिर खान एक थे और बाप ऑफ चार्ट्स मैंने बताया, तो इनको इन्होंने बैन किया कि आपकी जितने भी कंपनीज हैं, आपके जितने भी कनेक्टेड मेंबर्स हैं, वो अगले 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, और आप इस तरह से एजुकेशन के नाम पे लोगों को एडवाइस कन्विंस नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिससे कि लोग स्टॉक मार्केट में लोग ट्रस्ट गेन कर सकें। ठीक है। फाइन। सो ये आपका हो गया फिन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज एनएससी कोलोकेशन केस। एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज इज ए मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज हैं और बायर्स ऑफ सिक्योरिटीज हैं, वो यहां पर आकर के अपने शेयर्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स और बाकी डेरिवेटिव्स को सेल परचेज करते हैं। ठीक है। तो अगर मुझे अपने शेयर्स को, अपने बॉन्ड्स को सेल करना है, या मुझे किसी से शेयर्स बॉन्ड्स को खरीदना है, तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू काम करना होगा। मुझे स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाना होगा और अकाउंट खुलवा करके मैं शेयर्स को बाय और सेल कर सकता हूं। ठीक है। तो ये मार्केट प्लेस है जहां पर बायर और सेलर आते हैं। और मैंने आपको बताया था अभी, स्टॉक ब्रोकर्स भी होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स भी होते हैं, क्लाइंट्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया 2015 में। 2015 में
एनएससी ऑफिशियल्स के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया कि इन्होंने कुछ सिलेक्टेड ब्रोकर्स को अपने ऑफिस के प्रीमाइसेस में कंप्यूटर लगा करके ट्रेडिंग करवाई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर यानी कि सेलिंग और बाइंग के अंदर, क्योंकि ये सारी ट्रेडिंग जो होती है ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर सारा जो खेल होता है वो होता है इंफॉर्मेशन और स्पीड का। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन किसी के बारे में, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जल्दी पता चल जाए और आप उस इंफॉर्मेशन पे फास्टली एक्ट कर सको, तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो ये एलिगेशन लगाया गया कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, देखिए हमने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज का ही रोल होता है सेल और बाय करवाना। तो स्टॉक एक्सचेंज के अपने जो सर्वर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो उनके ऑफिस में रखे हुए होते हैं। तो ये एलिगेशन लगाया गया कि एनएससी ऑफिशियल्स ने कुछ स्टॉक ब्रोकर्स को अपने प्रीमाइसेस में बैठने के लिए अलाउ किया है और कुछ स्टॉक ब्रोकर्स को अपने ही ऑफिस से कुछ फाइबर, इंटरनेट की जो लाइन होती है वो फाइबर को डायरेक्टली कनेक्ट करा दिया है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि एनएससी वाले अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बस उन्होंने क्या किया कि अगर सपोज कोई पर्सन वहां से 5 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है वर्सेस कोई पर्सन उनके ऑफिस में बैठा हुआ है, तो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस स्पीड में आ सकता है। ठीक है, और कोई भी जो ट्रेडिंग है और कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, वो जो कंप्यूटर उनके ऑफिस में लगा हुआ है उसको पहली होगी, उसको जानकारी पहले मिलेगी। ठीक है, तो ये एलिगेशन लगाया गया कि कुछ ब्रोकर्स को इन्होंने फायदा दिया है क्योंकि उनसे उन्होंने अपने ऑफिस की जो फाइबर है वो कनेक्ट करवाया और उनको अपने ऑफिस में बैठना अलाउ किया, अपने ऑफिस का मतलब कि कैंपस में। ठीक है, तो 2015 में ये विसल ब्लोइंग के थ्रू आया था। बाद में फिर सेबी ने एनएससी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एक्शन भी लिया, उनको पनिश भी किया, कई लोगों को निकाला भी। ठीक है, और 2018 में फ्रेमवर्क भी लेके आए कि कोलोकेशन अलाउड नहीं है और उसके बारे में गाइडलाइंस लेके आए। और फाइनली अभी क्या डेवलपमेंट है, अभी इन्होंने जितने भी ऑफिशियल्स को पनिश किया था उनको फ्री कर दिया है, क्लियर कर दिया है ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस। तो जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, अब तो तकरीबन 10 साल हो गए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने पाया कि एक्चुअल में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस इनके पास में नहीं है, तो उनको फ्री कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलोकेशन। तो कोलोकेशन क्या होता है? कोलोकेशन में स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स दे प्लेस देयर कंप्यूटर विद इन स्टॉक एक्सचेंज प्रीमाइसेस। ओके, इनको एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज इज अर्ली लॉग इन एंड डार्क फाइबर। डार्क फाइबर का मतलब होता है कि अनऑफिशियल अनऑथराइज्ड इंटरनेट लाइन विच इज कनेक्टेड बिटवीन द स्टॉक ब्रोकर एंड द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब इससे क्या होगा, जो ट्रेडर्स हैं, जो ये स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इनको स्प्लिट सेकंड का ही फर्क पड़ेगा, नैनो सेकंड का फर्क पड़ेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये अपने ट्रांजैक्शन को फास्टली कर सकते हैं तो दे कैन अर्न मोर प्रॉफिट। बट दिस इज नॉट फेयर because this is giving undue advantage to some brokers. Okay, so to avoid this kind of scenario, co-location is very regulated now. Okay, so this is about the co-location. Next concept is margin trading. ठीक है जी, तो देखिए ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग तो आप समझते ही हैं, सेल एंड बाय ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं। और मार्जिन क्या होता है? मार्जिन एक बेस मनी होती है। तो यहां पर क्या होता है कि कुछ फैसिलिटी दी जाती है जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जैसे जीरोधा है। सो जीरोधा अपने क्लाइंट्स को ऑफर देगा कि भाई आप 1 लाख रुपए हमसे बोरो करो और 1 लाख रुपए बोरो करके आप उसका 5 टाइम्स यानी कि 5 लाख रुपए तक के शेयर्स बाय कर सकते हो। ठीक है, अब
आप सोचेंगे कि जीरोधा ऐसा क्यों अलाउ कर रहे हैं? तो देखिए, वो अलाउ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर ये लोन देते हैं तो कहीं ना कहीं इनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इनका बिजनेस है और बिजनेस में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इन्होंने एक लोन देने वाला काम भी इनडायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। इनको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया यहां से। अब आप बोलोगे सर ये तो बात समझ में आती है कि इन्होंने लोन दे दिया, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा इनको, लेकिन 5 गुना शेयर्स बाय करना इन्होंने क्यों अलाउ कर दिया? भाई 1 लाख का लोन दिया तो 1 लाख रुपए का लोन, 1 लाख रुपए को ही इनको शेयर्स बाय करना अलाउ होना चाहिए। तो देखिए अगेन, इसके लिए भी जो ये जीरोधा कंपनी है ये कोलेट्रल लेंगी। कोलेट्रल का मतलब है कि ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट सपोज मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए के पास ऑलरेडी शेयर्स हैं 10 लाख रुपीस के उनके खाते में, और ये जो शेयर्स है इसमें से जो अच्छे शेयर हैं इनको एज ए कोलेट्रल रखवा लिया जाएगा, उनको गिरवी रखवा लिया जाएगा। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन ही ये शेयर्स जो है ये गिरवी रखवा लिए जाएंगे। और अगर जब ये शेयर्स, ये 5 लाख रुपए के जो परचेज किए थे, अगर सपोज इनकी वैल्यू डाउन जाती है, सपोज 5 लाख रुपए का शेयर्स लिए लेकिन इनकी वैल्यू 4 लाख रुपए रह गई, तो 1 लाख रुपए का जो यहां पर लॉस हुआ, अब देखिए इन्वेस्टर के जेब से तो पैसा गया ही नहीं है, पैसा किसकी जेब से गया है? जीरोधा की जेब से। अब 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, कल इन्वेस्टर कह सकता है कि भाई लॉस हो गया, अब मैं तो क्या करूं? ठीक है, तो जीरोधा कहती है कि अगर आपको यहां पर लॉस होता है तो आपका जो यहां पर पोर्टफोलियो, यहां पर जो आपके शेयर्स हमने कोलेट्रल की तरह रखे थे, वो शेयर्स को हम सेल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये प्योर पहले से प्री डिफाइंड बिजनेस है, ऐसा इसमें नहीं है कि भाई कुछ भी इलीगल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रीड है, ग्रीड को बढ़ाया जा रहा है। स्मॉल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यह मार्जिन फैसिलिटी दी जा रही है, और ग्रीड इतनी बढ़ जाती है कि लोग अपने सारी शेयर्स को कोलेट्रल रख देते हैं और लोन पे लोन लेते चले जाते हैं, और जब मार्केट डाउन आने शुरू होती है तो उनके सारा पोर्टफोलियो खत्म हो जाता है, सारे शेयर सेल हो जाते हैं और एक तरह से उनको बहुत ज्यादा लॉसेस बियर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया है अभी इसको कंट्रोल करने के लिए, एनएसई हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स एलिजिबल फॉर कोलेट्रल इन मार्जिन फंडिंग। तो अगर मार्जिन फंडिंग के लिए कोलेट्रल रखवाए जाने की बात है तो सारे शेयर्स कोलेट्रल में एलिजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब जीरोधा कंपनी सोचेगी लोन देने से पहले कि भाई इनके पोर्टफोलियो में सारे शेयर तो कोलेट्रल की तरह रखे नहीं जा सकते, तो जितना कोलेट्रल पॉसिबल होगा उतना ही लोन दे पाएंगे। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं ये जो मार्जिन फंडिंग है इसको ओवर यूज करने से प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जी, so this is the concept of margin trading. Okay, so what is the margin trading? Trading mechanism which allows investors to borrow funds from brokers to purchase the securities using existing shares or assets as collateral for the short term loan. ठीक है, तो यानी कि वो अपने स्टॉक ब्रोकर से लोन लेते हैं और उस लोन के बदले में वो कोलेट्रल में अपने शेयर्स को रखवाते हैं। Collateral requirement: financial institutions and brokers accept specific high quality liquid stocks. High quality means जो अच्छी कंपनियां हैं, जिनका फ्यूचर अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। लिक्विड मींस जिनको आसानी से सेल किया जा सकता है। ओके, विद रेगुलेटरी बॉडीज डिफाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे कि सेबी, एनएससी भी इसमें रेगुलेट करता है, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर्स को रेगुलेट करने के लिए एनएससी होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, तो वो डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज को कोलेट्रल रखा जा सकता है और किसको नहीं रखा जा सकता है। फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या होते हैं? जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, और जो ब्रोकर्स हैं उनको इंटरेस्ट इनकम मिलने शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ओवर यूज होता है और ओवर यूज होने की वजह से कई लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, न्यू सेबी रूल्स टू कर्ब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग।
तो देखिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, पहले हम इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम मार्केट में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। और ये जो डेरिवेटिव है ये भी एक कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बॉन्ड होते हैं वो जो इन्वेस्टर ने कंपनी को लोन दिया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन डेरिवेटिव में ना तो ओनरशिप में है ना ही लोन है, तो सर फिर क्या है? तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव क्या है? एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। और इसका नाम डेरिवेटिव क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो डिराइव की जाती है। डिराइव कहां से की जाती है? जिस एसेट पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो हर एक डेरिवेटिव की कोई ना कोई रेफरेंस एसेट होती है जिसको हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, जहां से इसकी वैल्यू डिराइव होती है। जैसे कि ये कोई स्टॉक भी हो सकता है कि भाई स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे तो डेरिवेटिव के प्राइस भी बढ़ेंगे। हम डेरिवेटिव को और किसी अंडरलाइंग एसेट को आपस में लिंक कर देते हैं। तो ये डेरिवेटिव क्या हो सकता है? डेरिवेटिव की रेफरेंस एसेट क्या हो सकती है? शेयर हो सकते हैं, कोई इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रेट भी हो सकता है, रूपी डॉलर रेट भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इंडेक्स भी हो सकता है कि निफ्टी या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स होता है। तो ये जितने भी आपकी अंडरलाइंग एसेट होती हैं, इनका जो फ्लक्चुएशन इन प्राइस होता है, यहीं से आपका इसकी वैल्यू डिसाइड होती है। ओके, सो इट इज ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि दो लोग हैं यहां पर, कम से कम ये दो लोग हैं और ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम फ्यूचर में आपस में लेन देन करेंगे इन रेफरेंस एसेट्स के प्राइस के बेसिस पर। ठीक है, सो इट इज ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डिराइविंग वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट लाइक सिक्योरिटीज, जैसे मैंने बताया था आपको, शेयर्स, डिबेंचर्स। कमोडिटीज भी हो सकती हैं, कमोडिटीज लाइक ऑयल, है ना, गोल्ड, करेंसीज हुज वैल्यू फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रेफरेंस एसेट्स। तो जिनकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, डेरिवेटिव वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, और इसको हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो डेरिवेटिव है इसको ट्रेडिंग भी कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, और इसको ओवर द काउंटर भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपका लिस्टेड डेरिवेटिव होता है और ये आपका अनलिस्टेड होता है। लिस्टेड का मतलब है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और अनलिस्टेड का मतलब है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसको हम स्टॉक एक्सचेंज पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, और ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब स्टॉक एक्सचेंज के बाहर। ठीक है, पर्पस क्या होता है? डेरिवेटिव्स का यूज कहां पर होता है? तो एक होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज मैं इंपोर्टर हूं और मुझे आज से 6 महीने बाद $1,00,000 की पेमेंट करनी है किसी फॉरेन एक्सपोर्टर को, जहां से मैंने अपने गुड्स बाय किए हैं, जो मेरा सप्लायर है। अब $1,00,000 का प्राइस 6 महीने बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। अगर वो प्राइस बहुत ज्यादा चेंज होता है तो मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। जैसे अभी प्राइस 87 के आसपास चल रहा है, 6 महीने बाद ये 90 हो सकता है, 95 हो सकता है, तो मुझे लॉस हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं किसी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लूं जहां पर 6 महीने बाद मैं डॉलर को आज के रेट पर ही बाय कर लूं, यानी कि 87 रुपीज पर मैं बाय कर लूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा और सेकंड पार्टी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहां पर हम फ्यूचर डेट पर कोई जो हमारी एसेट है उसको बाय सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया। तो यानी कि मैंने अपना रिस्क मैनेज कर लिया, जिसको हम कहते हैं हेजिंग। और सेकंड होता है स्पेकुलेशन। तो एक तो पर्पस है कि मुझे अपना जेन्युइन पर्पस के लिए मुझे $1,00,000 चाहिए पेमेंट करने के लिए, वो तो फर्स्ट केस में आ गया। लेकिन सपोज अब मुझे पता है कि भाई इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो मैं ये जो इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन ट्रांजैक्शंस के थ्रू कुछ पैसा कमाना चाहता हूं। किसी दूसरे पर्सन को जरूरत है तो मैं उसको प्रॉमिस कर दूंगा
क्योंकि मुझे लगता है कि मैं प्रॉफिट में रहूंगा। देखिए यहां पर दोनों पार्टियां सोचती हैं कि उनको प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में है क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन स्पेकुलेशन में जो पार्टीज हैं वो सोचती हैं कि हमें प्रॉफिट होगा, अपने प्रॉफिट के लिए वो डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट लिवरेज बाय एनेबलिंग कंट्रोल ऑफ लार्जर पोजीशंस विद स्मॉल अपफ्रंट फीस। इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा पैसा डाल करके और ज्यादा ट्रेडिंग करना, जो कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में पॉसिबल हो पाता है। हम किसी कंपनी के शेयर्स को, एक ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स को बाय कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव्स का पर्पस होता है। अब डेरिवेटिव्स जो होते हैं आपके चार तरह के होते हैं, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। फ्यूचर का मतलब जो आपका लिस्टेड होता है, फॉरवर्ड का मतलब जो आपका अनलिस्टेड होता है। तो लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आपका ट्रेड होगा, अनलिस्टेड मतलब आपका ओवर द काउंटर ओटीसी में आपका ट्रेड होगा, राइट। ऑप्शंस जो होते हैं, ऑप्शंस का मतलब होता है कि यहां पर दो पार्टियां होती हैं, एक ऑप्शन राइटर होता है, एक ऑप्शन बायर होता है। तो ऑप्शन राइटर जो होता है वो प्रॉमिस करता है कि ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था $1,00,000 का, तो अगर मैं इंपोर्टर हूं, मैंने इंपोर्ट किया है, मुझे $1,00,000 चाहिए 6 महीने बाद, तो मैं ऑप्शन बाय करूंगा ऑप्शन राइटर से। ऑप्शन बाय करने का मतलब हो गया कि मैं अपने पास ऑप्शन रखूंगा कि मैं 6 महीने बाद $1,00,000 खरीदूं या ना खरीदूं। यानी कि अगर एक्सचेंज रेट मेरे लिए फायदेमंद होगा तो मैं खरीदूंगा, और अगर मेरे लिए फायदेमंद नहीं होगा तो मैं $1,00,000 नहीं खरीदूंगा पार्टी से, फिर मैं मार्केट से खरीद के और वहीं से पेमेंट कर दूंगा। अब मेरे पास एक राइट क्रिएट हो रहा है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, इसे हम कहते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होता है, आई हैव द राइट, द ऑप्शन बायर हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ठीक है, और इसके बदले में मुझे कुछ फीस देनी पड़ेगी ऑप्शन राइटर को। जो सेकंड पार्टी है जिसने प्रॉमिस किया है, जिसका ऑब्लिगेशन है, मैं उसे फीस दूंगा, जिसे हम कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। तो ऑप्शन प्रीमियम इज अ काइंड ऑफ प्राइस विच ऑप्शन बायर हैज टू पे टू द ऑप्शन राइटर टू गेट द राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन, राइट। सो ऑप्शन ये होता है। उसके बाद स्वैप होता है। तो स्वैप के अंदर बेसिकली दो फ्यूचर्स को आपस में स्वैप किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑप्शंस पे प्रीमियम के बेसिस पर हम कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रीमियम काफी कम होती है क्योंकि एक तरह का ये रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस मान लीजिए आप, एक तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम टाइप का मान लो कि भाई मेरे फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है मैंने उसको हैज कर दिया। अब ये लोग जब स्पेकुलेशन के लिए फ्यूचर्स ऑप्शंस को यूज करते हैं, स्पेशली जो ग्रीडी इन्वेस्टर्स होते हैं, अनअवेयर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसा मार्केट में डालते हैं और कम पैसे से वो ऑप्शन पे करके, प्रीमियम पे करके और ऑप्शंस कंपनी के खरीद लेते हैं, बहुत सारे डेरिवेटिव्स खरीद लेते हैं और बहुत सारे केसेस में वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। अब मेरा एक स्टूडेंट था, उसने $1,00,000 मार्केट में डाला और कुछ ही दिनों में 7 से 8 लाख रुपए कमा लिया, तो बहुत खुश हुआ। लेकिन ये साइकिल रिवर्स जब होता है तो ऐसे रिवर्स होता है कि आपके सारे सेविंग्स खत्म कर देता है। अब सेम स्टूडेंट जिसने 7 से 8 लाख रुपए कमाया, उसने फिर 7-8 लाख रुपए को वापस से इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि जब ग्रीड होती है ना, इंसान को लगा कि 1 लाख का 7 लाख हो गया तो 7 का 50 करेंगे अब। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी हमारी इस तरह से काम करती है। जो पैसा मार्केट से हम कमाते हैं ना, नॉर्मली मार्केट में खो के आ जाते हैं, साइकोलॉजिकली इस तरह से ट्रैप हो जाते हैं लोग। तो अब फ्यूचर में जब ये साइकिल रिवर्स हुआ तो लॉसेस हुए, और लॉसेस हुए तो जो सारा 7 लाख रुपए का 7 लाख था वो सारा चला गया, और उसको बचाने के चक्कर में उसने 2-3 लाख रुपए और डाला, वो भी चला गया। यानी कि जिस पर्सन ने 7 लाख रुपए कमाए थे वो अब -3-4 लाख पे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये होता है ग्रीड की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, और इस तरह के जो अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज होती हैं ये मतलब कहीं ना कहीं फ्लोट की जाती हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए
फ्यूचर प्रोऑप्शंस में सेबी ने कुछ रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं. फर्स्ट इज दैट मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज हैज बीन इंक्रीज टू ₹15 लाख फ्रॉम ₹5 to 10 लाख. तो पहले जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे वो 5 से 10 लाख रुपए लगा करके फ्यूचर ट्रेडिंग कर लेते थे, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेते थे. अब मिनिमम साइज होगा 15 लाख रुपए. ठीक है, तो यानी कि अब उनको बड़ा लॉट साइज खरीदना होगा, प्रीमियम ज्यादा देनी होगी, तो अब वो डरेंगे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, एंट्री बैरियर्स बढ़ जाएंगे. यानी कि हर कोई नहीं इस काम को कर पाएगा. जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही कर पाएगा, और जो ज्यादा पैसा यूज करेगा वो कहीं ना कहीं ध्यान रख के यूज करेगा. रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कम होगा, और ये काफी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हो रहा था. तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के जो लोग हैं उनके जो लॉसेस है वो कम होंगे. तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया. सेकंड रूल इन्होंने बोला कि जो भी ऑप्शन प्रीमियम है वो बायर से अपफ्रंट कलेक्ट की जाएगी. तो पहले क्या होता था कि वो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कलेक्शन होता था कि भाई आप ऑप्शन खरीदते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम दे देना आराम से. लेकिन अब उन्होंने बोला कि आपको तुरंत कलेक्ट करनी होगी, यानी कि जिससे कि जितना पैसा बायर के पास है उतना ही वो ऑप्शन खरीद पाए. ठीक है, सो इट विल रिड्यूस द एक्सेस लिवरेज. लिवरेज का मतलब होता है कि थोड़े से पैसे से बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करना. ओके, एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन, कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की जो लालच होता है वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो पर्पस इज टू प्रोटेक्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स एंड टू इंक्रीज द मार्केट स्टेबिलिटी. क्योंकि देखिए, अगर बहुत ज्यादा इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो मार्केट एकदम से अप भी होता है और एकदम से डाउन भी होता है. और अगर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है, इसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी. और वोलेटिलिटी की वजह से कुछ जेन्युइन इन्वेस्टर्स को भी लॉस होता है, और ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है. तो हम चाहते हैं कि लोग डिसिप्लिन ट्रेडिंग करें. डिसिप्लिन का मतलब सोच समझ के एक स्ट्रेटजी के अंडर, चाहे उनको लॉस हो, लेकिन ये लॉस जो है वो सोचा समझा लॉस होना चाहिए, ये रैंडम लॉस नहीं होना चाहिए. ओके, सो इट विल इंक्रीज द मार्केट स्टेबिलिटी बाय डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग. ओके, फाइन. नेक्स्ट इनिशिएटिव इज T+0 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल. तो सेटलमेंट साइकिल क्या होता है? सेटलमेंट साइकिल होता है कि जो बायर है, बायर फर्स्ट क्या करते हैं, स्टेप 1 दे प्लेस द ऑर्डर ऑफ बाइंग. ठीक है, स्टेप 2 क्या होता है, ये एक्सचेंज में जैसे ही ऑर्डर मैच होगा, जैसे ही ऑर्डर मैच होगा किसी भी सेलर से, यानी कि अगर इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे 100 रुपीज पे कोई शेयर परचेज करना है, दूसरी तरफ से कोई सेलर है, ये एनोनिमस एक्टिविटी होती है, सेलर भी बायर को नहीं जानता है. ठीक है, तो जो सेलर है उसने भी 100 रुपीज पे सेल करने के लिए बिड लगा दी, दोनों आपस में मैच हो गए, और मैच होते ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया. अब ये ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन इसके बाद 2 काम होने हैं. एक तो जो बायर है उसको शेयर मिलने हैं, और जो सेलर है उसको पैसे मिलने हैं, मनी मिलनी है, जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट. ठीक है, तो स्टेप 3 आपका होता है सेटलमेंट एंड डिलीवरी. सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो सेलर है वो पैसा दे और बायर के पास पहुंच जाए, और दूसरा होता है डिलीवरी, यानी कि जो सेलर है वो शेयर्स दे और वो बायर के पास पहुंच जाए. ठीक है, तो बायर का पैसा सेलर के पास पहुंच जाए और सेलर का जो शेयर्स है वो बायर के पास पहुंच जाए, जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट एंड डिलीवरी. तो नॉर्मली अगर हम हिस्ट्री देखें, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इंडिया में 90 से पहले T+14 साइकिल होता था. यानी कि आज हमारा जो ट्रेड हुआ है इसका जो सेटलमेंट और डिलीवरी होगी वो 14 डेज के बाद होगा. 2 हफ्ते चाहिए, क्योंकि उस समय पे ऑनलाइन एक्टिविटीज नहीं होती थी, सारा काम फिजिकल होता था, मैनुअल होता था, तो मैनुअल एंट्रीज होती थी रजिस्टर्स में, तो इट वाज टाइम टेकिंग.
But over a period of time, as the technology is progressing, we can see 5, 2 और फाइनली 2024 में हमने 0 भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो आज के समय में जो स्टैंडर्ड है वो है T+1। मोस्टली T+1 यूज होता है, लेकिन T+0 का हमने ऑप्शन दे दिया है, यानी कि सेम डे आपकी सेटलमेंट और डिलीवरी होगी। लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं कि एक सर्टेन टाइम से पहले आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा अगर सेम डे डिलीवरी होगी, यानी कि 2 बजे से आप एक या 2 बजे से पहले अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो सेम डे आपका सेटलमेंट डिलीवरी होगा, अदरवाइज आपका नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, तो T+0 से फायदा क्या है, T+0 का एडवांटेज क्या है? अगर T+0 होता है इसका मतलब है कि अब बायर के पास शेयर्स आ गए, वो शेयर्स को सेल कर सकते हैं, और जो सेलर है उनके पास मनी आ गया, वो उस मनी को यूज कर सकते हैं। और थर्डली, अगर इस तरह से फास्टर सेटलमेंट और डिलीवरी होगी, उससे फाइनली जो स्टॉक में ट्रांजैक्शंस है वो इंक्रीज होंगे, और ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होने से जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनकी ब्रोकरेज इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल जो हमारी स्टॉक मार्केट है वहां पर लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा करके हमने T0 साइकिल इंट्रोड्यूस किया है, और December 31, 2024 में ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट साइकिल हैज बीन मेड अवेलेबल टू टॉप 500 स्टॉक्स, यानी कि जो टॉप 500 कंपनियां हैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए T+0 सेटलमेंट साइकिल अलाउ कर दिया गया है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। एंड स्टॉक ब्रोकर्स आर परमिटेड टू चार्ज डिफरेंशियल ब्रोकरेज फॉर T+0 एंड T+1 सेटलमेंट साइकिल्स विद इन द रेगुलेटरी लिमिट। इसका मतलब यह हुआ कि T+1 के लिए वो ब्रोकरेज अलग चार्ज करें और T+0 के लिए ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा चार्ज करेंगे डेफिनेटली, तो ये पॉसिबल है, ये अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, ओके, सो T+0 को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और या फिर सेटलमेंट साइकिल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेटलमेंट साइकिल इज द टाइम पीरियड बिटवीन एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रेड एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड्स बिटवीन द बायर एंड सेलर इन द फाइनेंशियल मार्केट। ये आपका हो गया सेटलमेंट साइकिल। ओके, एंड हाउ विल इट दिस बेनिफिट? मैंने अभी आपको बताया बेनिफिट कैसे करेगा। ये इन्वेस्टर्स को बेनिफिट करेगा क्योंकि इनका सेटलमेंट रिस्क नहीं होगा, कैपिटल को ये यूज कर पाएंगे, फर्दर सेम डे कैश एक्सेस हो जाएगा जिसको वापस से रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए क्या फायदा होगा? ट्रेडर्स के लिए ओवरनाइट मार्केट रिस्क खत्म हो जाएगा क्योंकि उनको पैसा तुरंत मिल जाएगा, फास्टर ट्रेडिंग हो पाएगी, इंट्राडे ज्यादा गेन ये कर पाएंगे, और ब्रोकर्स को उनको क्लाइंट अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेगी, टेक अपग्रेड होगी, और उनके रिस्क कहीं ना कहीं ज्यादा मॉनिटरिंग कर पाएंगे वो, और उनको इनकम भी ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट इज न्यू एसेट क्लास बाय द सेबी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो देखिए, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रजिस्टर्ड जो होते हैं, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनको एडवाइस करते हैं कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करें। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर आपके पास कम पैसा है तो आप मार्केट में जाइए, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसा ज्यादा है, 50 लाख से पैसा ज्यादा है, 50 लाख प्लस है, तो आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एक ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं। तो आप किसी कंपनी के पास जाइए, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, जीरोदा है, ये सब कंपनियां पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप उनको जाकर के 50 लाख दीजिए और वो आपके अकाउंट में ही आपके पैसे को मैनेज करेंगे। अब वो डिस्क्रिशनरी भी हो सकता है, नॉन डिस्क्रिशनरी भी हो सकता है, यानी कि उसमें वो आपकी सजेशन मांग भी सकते हैं कि कैसे मैनेज करना है, या नहीं भी मांग सकते हैं। कुछ रूल सेट कर लेंगे कि आप किस किस तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपको वो पोर्टफोलियो को मैनेज करके आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेंगे। इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, तो हमने ये देखा कि नॉर्मली ये जो सर्विस है ये बड़े इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है, 50 लाख प्लस के लिए अवेलेबल है। लेकिन सपोज किसी के पास 20 लाख रुपीस है, अब उनके पास तो सिर्फ म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन है, वो पीएमएस में नहीं जा सकते। इससे क्या हुआ कि
कुछ अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बीच में आए और उन्होंने लोगों को प्रॉमिस करना स्टार्ट कर दिया कि हम आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल एडवाइजर्स, अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स स्टार्टेड प्रोलिफरेटिंग। अगेन, अगर अनरजिस्टर्ड है, इनफॉर्मल है, तो ये रिस्की है। इसीलिए सेबी ने क्या किया, सेबी ने बोला कि देखिए हम आपको एक ऑप्शन और देते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए एक ऑप्शन और क्रिएट करते हैं कि अगर आपका फंड साइज 10 लाख टू 50 लाख है, मिनिमम 10 लाख अगर आपके पास पैसा है, तो आप एक और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास, जो रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उनके पास जाकर के और अपनी पोर्टफोलियो की एडवाइजरी ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द न्यू एसेट क्लास। सो सेबी हैज प्रपोज्ड ए न्यू एसेट क्लास aimed at bridging the gap between mutual funds and the portfolio management service, targeting the investors ranging from 10 lakh to 50 lakh, यानी कि 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का इसका साइज हो सकता है पोर्टफोलियो का। नेक्स्ट इज सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया issued फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स रेगुलेशंस। ठीक है जी, तो यहां पर कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं। एक वर्ड यहां पर है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? वेंचर कैपिटल मींस द कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन द हाई रिस्क बिजनेस। हाई रिस्क बिजनेस कोई है अगर, जहां से हाई रिटर्न आने के चांसेस हैं, और नॉर्मली ये इक्विटी फॉर्मेट में होता है, यानी कि शेयर्स परचेज किए जाते हैं, ओनरशिप ली जाती है, एंड दिस इज नॉर्मली डन इन द एमर्जिंग बिजनेसेस, यानी कि जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होते हैं, नए टाइप के बिजनेस होते हैं, इनोवेटिव बिजनेस होते हैं। ओके, तो इसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटल। और अगर फॉरेन कंपनीज, अगर कोई इन्वेस्टर जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड आउटसाइड है, यानी कि कोई फॉरेन वेंचर कैपिटल कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ओके, यानी कि फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। ओके, तो दे आर रजिस्टर्ड अंडर द सेबी रेगुलेशंस। इंडिया में रजिस्टर्ड उनको होना पड़ेगा। बाहर में वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं, यानी कि उनका जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है वो बाहर है, लेकिन इंडिया में उनको सेबी के अंडर भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, सो दे मेक द इन्वेस्टमेंट इन द वेंचर कैपिटल फंड्स और अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज। तो नॉर्मली ये अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिस्टेड कंपनी? द कंपनी विच इज नॉट पब्लिक और विच इज नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए इन्होंने रेगुलेशंस बनाए हैं, जहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट, दैट दे हैव मैंडेटेड द ऑब्टेनमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से, यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। सेकंड, एक्सपेंडेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो काफी सारे कैटेगरीज को, जैसे कि रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआईज एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दे कैन कंट्रीब्यूट टू द फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड। यानी कि अगर इंडिया का रेजिडेंट है तो वो भी फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड में पैसा डाल सकता है। अगर एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो भी पैसा डाल सकता है। और अगर कोई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये भी अपने पैसे को वेंचर कैपिटल में डाल सकता है। यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लिस्ट है वो बढ़ा दी गई है यहां पे। पर्पस क्या है रूल्स का? द पर्पस इज टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, टू इंक्रीज द सिस्टमेटिक अप्रोच एंड टू इंक्रीज द इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, कि ज्यादा से ज्यादा लोग वेंचर कैपिटल में पार्टिसिपेट कर सकें और कैपिटल पूल इंक्रीज हो, जिससे कि जो हमारी स्टार्टअप्स हैं, हाई रिस्क की बिजनेसेस हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आ सके। नेक्स्ट इज सेबी फ्रेमवर्क फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन म्यूचुअल फंड्स। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कैन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन देयर ओवरसीज काउंटर पार्ट? मतलब कि कोई इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनी है, क्या वो किसी यूएसए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती है? क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखिए, इसको क्लैरिफाई करने के लिए सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया है। कंसल्टेशन पेपर का मतलब है कि एक डिस्कशन स्टार्ट किया है कि इसको कैसे डील किया जाए, क्योंकि अगर इंडियन म्यूचुअल फंड किसी फॉरेन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, तो फॉरेन म्यूचुअल फंड में अगर कुछ रिस्क है, वो भी इंडिया में ट्रांसफर हो जाएगा।
मतलब कि सपोज इंडियन इन्वेस्टर ने पैसा जमा किया इंडियन म्यूचुअल फंड के पास, और इंडियन म्यूचुअल फंड ने पैसा जमा किया फॉरेन म्यूचुअल फंड के पास। अब फॉरेन म्यूचुअल फंड में कुछ रिस्की एसेट्स हैं, वहां पर उन्होंने गलत जगह इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो उनका रिस्क इंडियन इन्वेस्टर को भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड्स, उनको एक स्ट्रेटेजिक और एक रेगुलेटेड तरीके से करना होगा। तो इस पर्पस के लिए सेबी ने एक फ्रेमवर्क लाया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको रेगुलेशंस वाले क्वेश्चन नहीं पूछने वाले कि रेगुलेशन में क्या बोला गया है, क्या क्या मेन पॉइंट हैं, वो नहीं पूछने वाले। वो बस आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम 2024 का पेपर देखेंगे तो वहां पर भी उन्होंने इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कैन फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट इन इंडियाज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैन इंडियन पेंशन कंपनीज कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछने वाले हैं। तो अभी कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया गया है और वहां पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कैन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन देयर ओवरसीज काउंटर पार्ट, द आंसर इज यस, एंड यस देयर आर सम रेगुलेशंस फॉर दिस। सेबी अप्रूव्स 10 times हाइक इन द एनएसई's ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो एनएसई के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है? तो देखिए जो शेयर कैपिटल होती है, दिस इज द कैपिटल दैट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इट्स ओनर्स। इसका मतलब होता है कैपिटल या शेयर कैपिटल। लेकिन ये शेयर कैपिटल कई तरह की होती है। एक होती है ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड का मतलब होता है कि मैक्सिमम कैपिटल कितनी रेस कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर से। सेकंड होता है पेड अप। पेड अप का मतलब होता है कि जो एक्चुअली की जा चुकी है, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द ओनर्स। ठीक है, तो यहां पर जो न्यूज है इसका मतलब यह हुआ कि अब जो मैक्सिमम लिमिट है ये बढ़ा दी गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि इनके पास पैसा आ गया, इसका मतलब यह है कि अब ये फ्यूचर में पैसा रेस कर सकते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल बढ़ी है। ठीक है, सो सेबी अप्रूव्स, क्योंकि सेबी रेगुलेटर है स्टॉक एक्सचेंज का, इसलिए सेबी ने अप्रूव किया है। सेबी अप्रूव्स 10 times हाइक इन द एनएसई's ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल टू 500 करोड़। और पर्पस क्या होगा इसके पीछे का? जिससे कि एनएसई पैसा रेस कर सके, उसको टेक्नोलॉजी में, अपने एक्सपेंशन में लगा सके, और हमारा स्टॉक एक्सचेंज और बेटर हो सके, और हम स्टॉक मार्केट को ग्रो कर सके। अब कुछ बहुत ही छोटी छोटी न्यूज है, जिसमें कि एक न्यूज ये भी है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो देखिए इन्वेस्टर मतलब समझते ही आप, जो लोग पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, एजुकेशन का मतलब हुआ कि उनको अवेयर कराने के लिए, उनके राइट्स के बारे में, उनको लिटरेट कराने के लिए। और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फंड अथॉरिटी एक फंड है बेसिकली, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फंड है, और इसको फंड को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये जो फंड है ये पैसा आता कहां से है? आप जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वहां उस कंपनी से आपको डिविडेंड आता है। अब सपोज आपने इन्वेस्ट कर दिया, या सपोज आपके फादर ने इन्वेस्ट किया, और उन्होंने अकाउंट नंबर जो दिया था वो बाद में अकाउंट नंबर बंद कर दिया उन्होंने, और मोबाइल नंबर जो दिया था वो भी बंद कर दिया, और वो शेयर मार्केट में पैसा लगा के भूल गए। एक बार लॉस हुआ तो उनको बड़ा झटका लगा। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने जो शेयर में पैसा लगाया था, कुछ शेयर्स जो अच्छे शेयर्स थे उसको भी लगा के वो भूल गए कि आज के बाद हम स्टॉक मार्केट में हाथ नहीं लगाएंगे। और धीरे धीरे कुछ शेयर्स जो उनके नाम पे पड़े हुए थे, वहां से जो पैसा आना था डिविडेंड का, वो पैसा नहीं आ पाया, क्योंकि मोबाइल नंबर बदल गया था, बैंक अकाउंट बदल गया था, और एड्रेस भी चेंज हो गया था, घर भी बदल गया था किसी कारण की वजह से। तो यानी कि जो पैसा है वो अनक्लेम्ड रह गया, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड। ओके, और सेकेंडली ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वो फ्यूचर में शेयर्स को ही भूल गए, उनको पता ही नहीं कि मेरे शेयर्स हैं। अब वो शेयर्स एक अकाउंट में पड़े हुए हैं, कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, डीमैट अकाउंट बंद पड़ा हुआ है, सब एकदम पूरा इनएक्टिव है।
तो कुछ समय के बाद, यानी कि जो डिविडेंड होता है वो 7 साल के बाद, जो कि अभी इस वाले बजट में फिर से बढ़ा दिया गया है उसको, और ये जो अनक्लेम्ड शेयर्स हैं कुछ समय के बाद इनको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस पैसे को इस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और पहले ये होता था कि वो पैसा वापस नहीं निकाल सकते थे। इस बार इन्होंने क्या किया है बजट में कि अगर आपका अनक्लेम्ड पैसा है तो आप एविडेंस देकर के वो पैसे को निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी काफी सारा पैसा है जो पैसा आप नहीं निकाल पाओगे, कभी भी नहीं निकाल पाओगे। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं निकाल पाएंगे, उनको अवेयर नहीं है, वो एक्सपायर कर गए, उनके फैमिली मेंबर्स को पता नहीं है। तो ये जो पैसा है इसको मैनेज करने के लिए हमने अथॉरिटी बनाई हुई है, और इस पैसे को हम इन्वेस्टर्स को अवेयर करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द आईईपीएफ। तो आईईपीएफ, द अथॉरिटी इज वर्किंग अंडर द कंपनीज एक्ट एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि ये कानून के अंदर एक लीगल अथॉरिटी है। प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट मैनेज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इस फंड को मैनेज करती है। पर्पस इज टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट बाय फैसिलिटेटिंग रिफंड ऑफ अनक्लेम्ड शेयर्स, अगर कोई अनक्लेम्ड शेयर्स है उसको रिफंड कराना, डिविडेंड को रिफंड कराना, डिपॉजिट्स को रिफंड कराना, और डिबेंचर्स को, यानी कि जो पब्लिक डिपॉजिट होती हैं या डिबेंचर्स का पैसा होता है वो भी यहां पर डील होता है। तो इन्होंने एक टोल फ्री नंबर पब्लिश किया है 14453। तो जो लोग जिनके पास इस तरह की क्वेरीज हैं वो डायरेक्टली इस टोल नंबर फ्री पे कांटेक्ट करके अपने अनक्लेम्ड शेयर्स को, अनक्लेम्ड डिविडेंड को वापस ले सकते हैं। देयर आर अदर मैनी इनिशिएटिव्स बाय द सेबी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि सेबी को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैं इनको भी कंप्लीट कर लेता हूं। फर्स्ट इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में क्या होता है कि कुछ कंपनी जो इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना रही हैं, जैसे कि पहले यूपीआई आया था जो हम यूज करते हैं डेली बेसिस पर, पेटीएम वगैरह हो गया। तो अगर ये कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको रियल मार्केट में टेस्टिंग करने के लिए ये रेगुलेटर से परमिशन लेते हैं, और इनको लिमिटेड लेवल पर टेस्टिंग करना अलाउ होता है। तो इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ये एक पायलट टेस्टिंग होती है रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। बस आपको नाम पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक स्टेटमेंट का, आप उसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लिस्टिंग नॉर्म्स। डायरेक्ट लिस्टिंग का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई इंडियन कंपनी है वो यूएसए में शेयर्स इशू करना चाहती है, तो डायरेक्ट लिस्टिंग पहले अलाउड नहीं थी। पहले उनको डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर के थ्रू उनको शेयर्स इशू करना अलाउड था। अब हमने क्या किया है कि हम इंडियन कंपनीज को अलाउ करते हैं कि आप फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर, जो अच्छी कंपनियां हैं जिनका स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो फॉरेन में जाकर के फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करा सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो फॉरेन कंपनीज है वो भी इंडिया में आके डायरेक्ट रजिस्टर करा सकते हैं, अपने आप को लिस्टिंग करा सकते हैं, यहां से पैसे को रेज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्ट लिस्टिंग नॉर्म्स, ओके। नेक्स्ट इज ईएसजी डिस्क्लोजर नॉर्म्स। ईएसजी स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिपोर्टिंग, यानी कि जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको अपने एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, अपने सोशल प्रैक्टिसेस और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को डिस्क्लोज करना होगा। यानी कि एनवायरमेंट के लिए वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, और सोशल के लिए जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, और गवर्नेंस यानी कि गुड गवर्नेंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ईएसजी, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिपोर्टिंग। स्टार्टअप फैसिलिटेशन। स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए और एंजल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन किया गया है, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल का मतलब हमने बताया था, जहां पर पूलिंग ऑफ मनी होती है और उस पूलिंग ऑफ मनी से पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। और एंजल इन्वेस्टमेंट में जो पैसा है, जो इन्वेस्टर अपना पैसा वहां पर लगाता है, एंजल इन्वेस्टमेंट में पैसा अपना लगाया जाता है। यानी कि सपोज मिस्टर टाटा जो थे, रतन टाटा, वो अपनी जेब से अपना पैसा किसी स्टार्टअप में लगाते थे। और वेंचर कैपिटल में क्या होता है? वेंचर कैपिटल में अगर कोई कंपनी है तो वो बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा करके उस पैसे को फर्दर वो किसी कंपनी में लगाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें स्टार्टअप में
मोस्टली सोर्स ऑफ फंडिंग के तरह यूज होती हैं, इसलिए हमने इसके रेगुलेशन को स्ट्रीमलाइन किया है। एंड लास्ट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म रेगुलेशन, यानी कि डिजिटली जो भी काम हो रहे हैं उसको लेकर के गाइडलाइंस बनाई गई हैं। ये काफी इजी है, इसमें कुछ ऐसा डिस्कस करने लायक नहीं है। देन दिस इज द लास्ट टॉपिक, उषा थोराट कमेटी फॉर क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस बाय द सेबी। तो सेबी ने एक कमेटी बनाई है, उषा थोराट कमेटी। तो यहां पर जो चेयरपर्सन है वो उषा थोराट है, और ये इसका जो पर्पस है वो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के ओनरशिप स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सीसी। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बेसिकली आपको मैंने बताया था कि जो सेटलमेंट साइकिल होता है, पहले T1 T0 है ना, ये सब मैंने आपको बताया था। तो ये जो साइकिल होता है, इस साइकिल में जो एजेंसी काम करती है पूरा सेटलमेंट डिलीवरी कराने के लिए, उस एजेंसी को हम कहते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। यानी कि ऑर्डर प्लेस होने से लेकर के और डिलीवरी, सेटलमेंट, ये जितना भी पूरा काम होता है ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू होता है। अब ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की जो ओनरशिप होती है नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज के पास है। आज के समय में मेजॉरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो 51% से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज के पास है, जैसे कि NSE हो गया, अदर स्टॉक एक्सचेंज हो गए। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी ये डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की ओनरशिप में ये है, तो कहीं इसमें ऐसा ना हो कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। तो इसकी ओनरशिप को लेकर के फ्यूचर में किस तरह के रेगुलेशंस रहे, इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। ठीक है। सो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज एन एंटिटी दैट इज एस्टैब्लिश्ड टू अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स इन सिक्योरिटीज, जो हमने डिस्कस किया था, T+0, T+1। ठीक है। एजेंडा ऑफ दिस कमेटी क्या होगा? टू रिव्यू द ओनरशिप एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि ओनरशिप की क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, किसके पास कितनी ओनरशिप हो सकती है, मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, एंड अमिड सब्सटेंशियल ग्रोथ इन सिक्योरिटीज मार्केट। क्योंकि मार्केट का साइज बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है, तो हम नहीं चाहते कि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स बी इन द कंट्रोल ऑफ ए फ्यू पीपल, फ्यू इंडिविजुअल्स, राइट। स्टेटस, अभी क्या स्टेटस है? एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस मैंडेट पेरेंट एक्सचेंज होल्ड एटलीस्ट 51% इक्विटी। अभी का जो स्टेटस है वो ये है कि जो पेरेंट, जो गार्जियन स्टॉक एक्सचेंज है, उसके पास कम से कम 51% शेयर होल्डिंग होगी, और बाकी लोगों के लिए 5%, 10%, 15% का रूल है। और प्रॉब्लम ये है कि अभी जो मैंने बताया था आपको कि क्योंकि एक्सचेंज जो है वो डोमिनेट करते हैं, तो कहीं इससे फ्यूचर में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा, इंडिपेंडेंस इनकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये रेगुलेशन बनाया गया है। Okay, so this was the last topic, and with this we have completed all the topics which we were discussing in the index. So thank you very much.